देखिए रूबिका जी, सबसे पहली बात तो ये है कि कांग्रेस ने कहीं ना कहीं बर्रे के छत्ते को छुआ है। अब वो जिस आर्थिक सामाजिक गैर बराबरी की बात करते हैं, हिंदुस्तान की आज़ादी के इन 77 वर्षों में जिस पार्टी की हुकूमत 60 वर्षों तक न केवल केंद्र बल्कि देश के ज़्यादातर राज्यों में रही हो, उन्हें अनेक ऐसे अवसर मिले जब वो अमीर और गरीब राज्यों का फासला कम कर सकें, अमीर और गरीब लोगों के बीच की जो खाई है उसको पाट सकें, लेकिन उन्होंने देश को निराश किया। और आज वो कभी मुसलमानों की बात करें, कभी वो दलितों की बात करें, कभी वो पिछड़ों की बात करें, लेकिन सच ये है कि चाहे वो जातिगत जो सर्वे का सवाल हो, जनगणना का सवाल हो, उनकी सरकार बनी, उनकी सरकार के समय जातिगत जनगणना भी कराई गई, लेकिन आंकड़े उनकी सरकार के पतन तक नहीं हो पाए, सार्वजनिक नहीं हो पाए। और इस तरह के अनेक उनके पास अवसर थे। और मैं समझता हूँ जहाँ तक आरक्षण का सवाल है, इस भ्रम में हम लोगों को किसी को नहीं रहना चाहिए कि इसे कोई भी कौम इसे लॉलीपॉप की तरह स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाएगी। इसलिए कि अभी जो आरक्षण का जो फॉर्मूला है उसमें मुसलमान, चाहे वो पिछड़े मुसलमान हो या सवर्ण मुसलमान हो या अनुसूचित जाति के मुसलमान हो, सभी जो भारत में जो आरक्षण का फार्मूला है उसमें सबका समावेश है। इसीलिए उन्हें उन वर्गों में जो उनकी एलिजिबिलिटी का जो मानदंड है उसके आधार पर वो वहाँ पहले से शामिल हैं। अब उन्हें गैर बराबरी दिखती है। मुझे एक बात मेरी समझ में कभी नहीं आती है कि आपके पास जब इतना वक्त था, आप कमजोर राज्य जो उस दौर में, और कमजोर राज्य का मतलब वहाँ की पूरी आबादी गरीब होती है अगर आप नीतिगत तौर पर उसके साथ न्याय नहीं करते हैं। बिहार जैसे राज्य तो इसकी जीती जागती मिसाल के तौर पर आप देख सकती हैं, जहाँ बैंकों के क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो 28% तक बिहार के थे कांग्रेस की हुकूमत के दौरान। यहाँ से तिजोरियां भरी जाती थी पश्चिमी भारत और दक्षिण भारत के समृद्ध राज्यों के। तो जब विकास उन्होंने किया ही नहीं, तो फिर आज इस घोषणा पत्र के जरिए आप क्या कहना चाहते हैं? लेकिन वादे तो आज भी किए ही जा रहे हैं और उसी कॉन्फिडेंस के साथ किए जा रहे हैं। तहसीन पूनावाला हमारे साथ मौजूद है। तहसीन भाई, अभी वारिस भाई ये कह रहे थे कि फर्टिलिटी रेट की आप बात कर लीजिए, दूसरी तमाम चीज़ों की बात कर लीजिए, मुसलमानों को एक बार फिर से कोने में धकेलने की कोशिश हो रही है। लेकिन बात तो सच है, मेरे पास आंकड़े हैं और जो सच है वो सच है। मैं 1951 से अगर शुरू करती हूँ तो मुस्लिम की जो फर्टिलिटी रेट थी वो 9.8% हुआ करती थी और हिंदुओं की जो है वो इससे कई ज़्यादा होती थी। और ये 2011 आते आते तक आप देखिए हिंदुओं की फर्टिलिटी रेट हो गई -5.75%। पॉपुलेशन जो रिलीजियस ग्रुप पॉपुलेशन परसेंट है, मैं उसकी बात कर रही हूँ, फर्टिलिटी रेट की नहीं, मैं माफ़ी चाहती हूँ। और मुस्लिम ओवरऑल जो है वो 1951 के बाद से +4.4 हो गई है। मतलब मुसलमानों की आबादी बढ़ी है। और अगर मैं बहुसंख्यकों की बात करूं या हिंदुओं की बात करूं तो वो -5.75 है। और ये सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस है 2011 का, जिसके मैं आंकड़े कोट कर रही हूँ। जब तक हम अपने अंदर की बुराई को पहचानेंगे नहीं, उसका इलाज कैसे करेंगे? हम परेशान क्यों हो जाते हैं जब कोई इस तरफ इशारा करता है जो हमारी दुखती रग है? क्यों परेशान हो जाते हैं? थैंक यू रूबिका जी, मैं आपके शो में मुझे आपको शिरकत करने का मौका मिला। 2 या 3 चीज़ हमें समझना ज़रूरी है। आपने बिल्कुल ये आंकड़े आपने गिनाए, लेकिन फिर आपने ये आंकड़े हिंदू मुसलमान पे क्यों गिनाए? आपने रीजन वाइज क्यों नहीं गिनाए रूबिका जी? आपने सिर्फ धर्म क्यों पकड़ा? मैं आप पे व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी माननीय प्रधानमंत्री पे कर रहा हूँ, जो इसलिए हिंदू मुसलमान कर रहे हैं क्योंकि वो जानते चुनाव वे हार रहे। इस चीज़ को नोट करें रूबिका जी, पहले फेज के बाद 102 सीट पे बीजेपी वाइप आउट हो गई, इसलिए वो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। मैं उस पर बाद में आऊँगा। रीजन वाइज पकड़ते, केरल, महाराष्ट्र जहाँ से मैं आता हूँ, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, यहाँ पर टोटल फर्टिलिटी रेट 1.6 से नीचे है। सदर्न स्टेट्स में 1.6 के नीचे है। और उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ पे 3.2, 2.9 है, जहाँ पे अधिकतर भाजपा की हुकूमत रही है। आपने स्टेट्स क्यों नहीं पकड़ा? जो सरकार का दायित्व है, जो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है,
दूसरी चीज, आपने 2011 का सेंसस पकड़ा, मैं उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा, आखिर बीजेपी ने कहा उसमें गलतियां हैं, लेकिन 2016 में जो एफिडेविट जो वर्तमान सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में दिया, और उसके बाद 2021 का एफिडेविट जिसके अंदर कहते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट हिंदू महिलाओं की 2.1% है और मुसलमान महिलाओं की 2.3%, उसको क्यों नहीं पकड़ा? सबसे हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट ट्राइबल्स का है। अच्छा, तीसरी बात घुसपैठियों की, आपने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा मुसलमान घुसपैठिए, ठीक है, नहीं कहा, लेकिन अगर 10 साल से दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री और घुसपैठिए आ रहे इस देश में, तो वो व्यक्ति क्या कर रहा है? इसका मतलब प्रधानमंत्री जी फेल हो गए। तो रूबिका जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, प्रधानमंत्री जी को बोलिए मन की बात छोड़िए और काम की बात कीजिए। रूबिका जी के शो पे रेजिग्नेशन दे दीजिए, क्योंकि आप वैसे ही चुनकर नहीं आने वाले। अगर 10 साल में आप घुसपैठियों को नहीं निकाल सके, 25 साल में 15 साल बीजेपी की सरकार रही, घुसपैठिए कहां से आए? कौन उसके लिए जिम्मेदार है जिसके लिए आज प्रधानमंत्री चिल्ला रहे? लेकिन रूबिका जी, मैं 4 लाइन से अपनी बात समाप्त करूंगा, ये 4 लाइन मेरी आखिरी लाइन होगी। वो क्यों बात कर रहे हैं ताज की? क्योंकि मैं बात कर रहा हूं आज की। वो बात कर रहे हैं हिंदू मुसलमान की, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं इंसान की। वो बात करेगी रूबिका जी गीता कुरान की, क्योंकि मैं बात करूंगा संविधान की। वो बात करेगी घुसपैठियों की, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं कोविड में आपके रिश्तेदारों की लाशों की। वो उस पर बातचीत नहीं करना चाहते, इसलिए वो इन मुद्दों पे बात कर रहे हैं। वो नहीं चाहते रूबिका इकोनॉमी पे डिबेट करे, इसलिए वो इन मुद्दों पे बात करें। उनके पास कुछ नहीं है। अगर घुसपैठिए, ये मामला उठा फेल हो गए, कैसे? रेजिग्नेशन अच्छा, ये मामला उठा कैसे, मुझे ये बताइए ना तहसीन पूनावाला, ये मामला उठा कैसे? वेल डिस्ट्रीब्यूशन के मसले से उठा ना? बिल्कुल उठा है उससे। ये वेल डिस्ट्रीब्यूशन के माने क्या है? ये आइडिया कहाँ से आया? मार्क्स और कार्ल्स, ये जो ये वो सोच है, लेफ्टिस्ट सोच है, जिसके अगर सच में पीछे चले गए तो पूरे की पूरे इकोनॉमिक सिस्टम का बट्टा बैठ जाएगा। तो ये मामला उठा कहाँ से, शुरू कहाँ से हुआ और ये कहाँ से आया? थैंक यू रूबिका जी, आपने मेरे को ये सवाल पूछा। प्लीज 30 सेकंड के लिए इंटरप्ट मत करना, मैं जवाब दे दूंगा। इस पॉइंट में मैं शामिल था, मैं लेफ्टिस्ट नहीं, मुझे लेफ्टिस्ट से बहुत नफरत है, मैं कैपिटलिस्ट हूं। ये पॉइंट में राहुल गांधी क्या कहते हैं? पहले तो न्याय पत्रिका में, मैनिफेस्टो में वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं हुई है। राहुल गांधी ने अपनी स्पीच में उसको समझाया। क्या कहते हैं राहुल गांधी? लास्ट 2 शब्द क्या है राहुल गांधी के स्पीच के? प्लीज आप प्ले कीजिए। वो कहते हैं सरकारी रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज, वो उनके लास्ट 2 शब्द है। और सरकारी रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटी अगर गरीब को नहीं दिया जाए, और बार बार ये शब्द होता है मुसलमान का है, माइनॉरिटीज। रूबिका जी और 10 सेकंड लूंगा मैं, रूबिका जी और 10 सेकंड लेके अपनी बात समाप्त करूंगा। माइनॉरिटीज का मतलब, रूबिका जी बहुत जरूरी है, अगर आप मुझे अभी टोकोगे तो आखिर के 2 लाइनों पर, 2 शब्दों पर आप गौर कीजिए। वो आप कह रहे हैं फाइनेंशियल सर्वे होगा, आप ये कह रहे हैं कि सारी की सारी नहीं क्या, किस बात का फाइनेंशियल सर्वे और क्या करेंगे? सुनिए रूबिका जी, नहीं क्या करेंगे आप? रिस्पेक्ट और फिर उसके बाद जो पीएम कह रहे हैं उसमें गलत क्या है बताइए? गलत ही कह रहे हैं, या तो पीएम को इकोनॉमी समझ में नहीं आती है, या तो झूठ बोल रहे हैं। दोनों में से पिक आप ले लीजिए, मैं पीएम पे टिप्पणी नहीं करूंगा। सिर्फ राहुल गांधी को इकोनॉमी समझ में आती है ना, आप ये कह रहे हैं, और इसीलिए वो लेफ्टिस्ट विचारधारा का यहाँ पर पुरजोर जो है समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। अब रुकिए, आप सबने एक साथ आरोप लगाए ना, के शर्मा यहाँ पर बैठे हुए हैं। के शर्मा, चाहे वो मुसलमानों का मुद्दा हो, आपने वारिस पठान को सुना, मैं दूंगी आपको अपॉर्चुनिटी, लेकिन तहसीन पूनावाला 1 सेकंड रुक जाइए ना, ये दोनों मुद्दे हैं। मैं एक बार बात कर लूं, आप जानते हैं हमारे पास समय कम होता है। उस बात को क्यों छोड़ दिया कि जॉब्स और अपॉर्चुनिटी आपने कहां से निकाला? मैं जेन्युइनली पूछना चाहता हूं, आपने और शर्मा जी ने उस मैनिफेस्टो या राहुल गांधी के स्पीच में कहां से निकाला कि रूबिका जी का मंगलसूत्र लेकर शर्मा जी को दे दिया जाएगा? कहां से लिखा है सोना लिया जाएगा? रीअसेसमेंट करना सरकार का दायित्व है। जब आप कहते हैं फाइनेंशियल सर्वे होगा, फाइनेंशियल सर्वे कैसे होता है?